चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है एमपी जीके के जो भी स्पेशल जो हमारी क्लास चल रही है एमपी जीके स्पेशल एमसीक्यूज़। तो आज उसकी क्लास 4 होगी और ये लगभग 1500 से ज़्यादा के एमसीक्यूज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि किसी भी जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसमें लगभग 30 से 35 एमसीक्यूज़ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक ज़रूर करें। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसी के साथ वीडियो और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, 3,800,211 किलोमीटर है वर्ग किलोमीटर, या 3,08,446 वर्ग किलोमीटर है, या 30,82,45 वर्ग किलोमीटर है। तो कितना देखने को मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल मिलता है। तो ये क्षेत्रफल देखने को मिलता है हमें 30,82,52। कुछ किताबों में आपको 30,82,45 से मिल जाएगा, लेकिन वो क्या था, अमरकंटक में जो मैकल पर्वत श्रेणी वहाँ पर थोड़ा सा विवाद था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में, लेकिन अब वो सॉल्व हो चुका है। और अब कभी भी आपको आंसर अगर लगाना हो तो 30,82,52 का। अगर 30,82,52 अगर ऑप्शन में नहीं हो, 30,82,45 अगर ऑप्शन में है तो ये आप लगा सकते हैं, लेकिन अब राइट आंसर हमेशा के लिए हो जाएगा 30,82,52। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश का जो राज्य विस्तार है वो पूरब से पश्चिम में कितना है। तो 650 है, 870 है, 875 या 750 है। तो कितना हमें पूरब से पश्चिम की तरफ देखने को मिलता है। तो ये हो जाता है हमारा, एक सेकेंड, ये हो जाता है हमारा पूरा जो पड़ता है, कौन सा जिला पड़ता है, ये पड़ता है सिंगरौली जिला पड़ता है। और ये हमारा कहीं ना कहीं अलीराजपुर कहीं ना कहीं ये इसका पश्चिमतम जिला है। तो इन दोनों के बीच की कहीं ना कहीं दूरी पूछी गई है। तो ये कितनी है, तो ये देखने को मिलती है हमें 870 किलोमीटर देखने को मिलती है। जबकि अगर उत्तर से दक्षिण की बात किया तो ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी हमें देखने को मिलती है 605 किलोमीटर, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और उत्तरतम जिला कौन सा पड़ता है, तो ये पड़ता है मुरैना जिला। और दक्षिणतम जिला पड़ता है हमारा बुरहानपुर। बालाघाट नहीं है दक्षिणतम जिला, कौन सा है, बुरहानपुर, याद रख लीजिए। पूरब में सिंगरौली, पश्चिम में अलीराजपुर, उत्तर में मुरैना और दक्षिण में कौन सा है, ये दक्षिण में बुरहानपुर आप लोगों को जिले देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की सीमा किस समुद्र को छूती है। अरब सागर को, हिंद महासागर को, बंगाली खाड़ी को, समुद्र को नहीं छूती है। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र को नहीं छूती है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक लैंड लॉक स्टेट है। मध्य प्रदेश की सीमा ना किसी देश को छूती है, ना ही किसी समुद्र को छूती है। तो इसका आंसर हो जाए, मध्य प्रदेश एक लैंड लॉक स्टेट है। और मध्य प्रदेश के अलावा कौन कौन सी लैंड लॉक स्टेट है, इनमें हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, और इसके अलावा बस इतनी ही स्टेटें हैं जो लैंडलॉक हैं। इसके अलावा दिल्ली भी एक लैंडलॉक कहीं ना कहीं लेकिन वो यूनियन टेरिटरी देखने को हमें मिलती है। तो टोटल 5 स्टेटें हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को छूती है, तो 4 राज्यों को, 5 राज्यों को, 6 या 7 राज्यों को। तो कितने राज्यों को छूती है, ये 5 राज्यों को छूती है। आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ये उत्तर प्रदेश 1, राजस्थान 2, गुजरात 3, महाराष्ट्र 4 और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ इधर, ये 5वां राज्य हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ये टोटल 5 राज्य हैं जिनकी सीमाएं मध्य प्रदेश को छूती हैं। प्रदेश की सीमा है वो सबसे कम किस राज्य को छूती है, तो गुजरात को छूती है, राजस्थान को, महाराष्ट्र को, उत्तर प्रदेश को। सबसे कम किस राज्य को छूती है, तो सबसे कम ये छूती है गुजरात राज्य को। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो झाबुआ जिला और अलीराजपुर जिला है यही 2 गुजरात को छूते हैं, और गुजरात के ये वडोदरा जिले को टच करती हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा अगर टच करती हैं तो राजस्थान को। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है और ये पूरा ये अंदर से करते हुए ये यहाँ तक कहीं ना कहीं राजस्थान का, हालांकि उत्तर प्रदेश का भी मेजर एरिया छूते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो राजस्थान को टच करते हैं। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को भी काफ़ी ज़्यादा टच करते हैं, लेकिन सबसे कम गुजरात और सबसे ज़्यादा राजस्थान। और राजस्थान के बाद कहीं ना कहीं नंबर आता है तो उत्तर प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर भी आता है। कर्क रेखा के समांतर कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा बहती है, ताप्ती बहती है, बेतवा या चंबल। तो कौन सी नदी कर्क रेखा के समानांतर बहती है, तो ये कौन सी नदी है, तो ये नदी में देखने को मिलती है नर्मदा नदी। देखिए ये यहाँ से सीधी जाती रहती है, लगभग कर्क रेखा जाती है, और इसके समानांतर कहीं ना कहीं जो हमारी नदी है नर्मदा, वो भी कहीं ना कहीं बहती है। नर्मदा नदी भी देखिए आप, ये नर्मदा नदी है, ये यहाँ से अमरकंटक से निकलती है और ये थ्रू आउट द वे कहीं ना कहीं खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसके अलावा ये ताप्ती नदी है, बैतूल से निकलती है और महाराष्ट्र होते हुए ये कहाँ गिर जाती है, ये भी कहीं ना कहीं खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, और ये कहीं ना कहीं आगे जाकर के जलमुख डेल्टा बनाती हैं। इसके अलावा जो
बेतवा नदी है वो भी आप देख लीजिए, ये रही बेतवा नदी, ये जाकर के कहीं ना कहीं आगे जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। ये कहीं ना कहीं पार्वती नदी है जो आगे चंबल नदी में मिल जाती है, और ये कहीं ना कहीं चंबल नदी है जो कि कहाँ से निकलती है, इंदौर के महू पर्वत की जानपा पहाड़ी से निकलती है। इसके अलावा ये लूनी नदी आपको देखने को मिल रही है, सरस्वती नदी देखने को मिल रही है, ये माही नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटते हैं, ये यहाँ से निकलती है, तब एक बार काटती है और फिर नीचे आने के बाद दूसरी बार काटती है और आगे जाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी भी देखने को मिलती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और ये एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का जो मानक समय है वो कहाँ से लिया गया है? तो जबलपुर से लिया गया है, रीवा से, बैतूल से या विदिशा से? तो ये लिया गया है जबलपुर के रेलवे स्टेशन से, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का मानक समय लिया गया है। अगर भारत का मानक समय देखा जाए तो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश का ऊपरी सीमा का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो नर्मदा है, ताप्ती है, चंबल है, माही है। तो मैं आपको दिखा चुका हूँ कि जो ये नदी चंबल नदी है, ये देखिए ये एमपी की सीमा जा रही है और ये कहीं ना कहीं इस नदी का निर्माण कर रही है। जो चंबल नदी और यमुना नदी आगे जाकर के कहीं ना कहीं तो निर्माण करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी कहीं ना कहीं ऊपरी सीमा का निर्माण करती है। मध्य प्रदेश का कौन से जिले हैं जो जिसकी सीमा गुजरात से लगती है? तो मंदसौर है, रतलाम है, झाबुआ है या खंडवा है? मैं आपको बता चुका हूँ ये जिला है झाबुआ, और अलीराजपुर कहीं ना कहीं दोनों के दोनों जिले गुजरात राज्य के बड़ौदा जिले से टच करते हैं। प्रदेश का क्षेत्रफल का देश में, प्रदेश का जो क्षेत्रफल उसका देश में कौन सा देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत देखने को मिलता है? तो ये 9% देखने को मिलता है, 8.23% देखने को, 9.38% मिलता है या 12.24% देखने को मिलता है। तो ये हमें देखने को मिलता है 9.38% देखने को मिलता है। पूरी भारत के क्षेत्रफल का प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो ये कहीं ना कहीं 9.38% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश में जंतर मंतर स्थित है। तो आप लोगों को पता होगा पूरे भारत में 3 जंतर मंतर है, पहला दिल्ली में है, दूसरा जयपुर में है और तीसरा मध्य प्रदेश में। तो तीसरा कहाँ पर है? तीसरा हमें देखने को मिलेगा उज्जैन में। उज्जैन में भी जंतर मंतर मैदान देखने को हमें मिलता है। पहला दिल्ली में है जहाँ पर अन्ना का जबरदस्त आंदोलन हुआ, दूसरा जयपुर में भी है, इसके अलावा उज्जैन में भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जिले की सीमा है वो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों से मिलती है? तो कौन से जिले की सीमा है? अनूपपुर है, सिवनी है, बालाघाट है या मंडला है? तो कौन से जिले की सीमा है वो? तो ये जिला है हमारा बालाघाट। बालाघाट की सीमा सबसे मिलती है। और आप ये मैप देख लीजिए, ये बालाघाट है, ये बालाघाट का मैप है, और ये छत्तीसगढ़ है और ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र। तो दोनों कहीं ना कहीं दोनों क्षेत्रों से ये कहीं ना कहीं इसकी सीमाएं दोनों राज्यों से इसकी सीमाएं मिलती हैं बालाघाट की। इसके अलावा ऊपरी बात करते हैं तो मुरैना जिला है। मुरैना जिला में ये उत्तर प्रदेश पड़ता है और ये कहीं ना कहीं राजस्थान मिलता है, और कहीं ना कहीं इसकी सीमाएं भी दोनों राज्यों को छूती हैं। इसके अलावा जब बात करेंगे हम कहीं ना कहीं किसकी? अलीराजपुर की। तो अलीराजपुर की कहीं ना कहीं सीमाएं 2 राज्यों को, गुजरात को और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को छूती हुई देखी जाती हैं। तो अलीराजपुर कौन सा हो जाएगा? कहीं ना कहीं अलीराजपुर महाराष्ट्र और गुजरात के लिए हो जाएगा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए हो जाएगा हमारा मुरैना, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए हो जाएगा हमारा सिंगरौली, और बालाघाट हो जाएगा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रदेश की जो कुल भूमि है उसमें कृषि भूमि का कितना प्रतिशत है? तो 40.12%, 56.08%, 49% या 41.28%। तो कितने परसेंट में देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है 49% देखने को मिलता है। जो प्रदेश की कुल भूमि है उसका कृषि क्षेत्र में कितना प्रतिशत है? तो ये 49% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भोपाल को किस पृथक जिले से पृथक कर जिला बना दिया गया था? तो विदिशा जिला से बनाया गया था, रायसेन से, सीहोर से या हरदा से? तो किस जिले से बनाया गया था? ये जिला है हमारा सीहोर जिले से बनाया गया था। 1972 में क्या हुआ था? भोपाल और राजनांदगांव 2 जिले बनाए गए थे। तो राजनांदगांव वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है और सीहोर से अलग करके भोपाल को भी जिला बनाया गया। पहले भोपाल एक सीहोर के अंतर्गत एक तहसील थी, हालांकि भोपाल राजधानी भी थी, लेकिन सीहोर के अंतर्गत एक तहसील आती थी, और 1972 में भोपाल को एक इंडिपेंडेंट जिला बना दिया गया था सीहोर से काट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ नवगठित छत्तीसगढ़ मतलब 1 नवंबर 2000 की बात कर रहे हैं हम। नवगठित छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से कितने जिले दिए गए थे? तो 15 जिले दिए गए, 16 जिले, 17 जिले या 18 जिले? तो कितने जिले दिए गए थे? तो इन्हें दिए गए थे 16 जिले दिए गए थे, और इसके बाद 45 जिले हैं वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में रह गए थे। तो 16 जिले कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को दे दिए गए थे और मध्य प्रदेश को टोटल 45 जिले में थे, जो अब आगे जा करके कितने हो चुके हैं? ये 52 जिले हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में, 6 भागों में, 7 भागों में, 8 भागों में? तो कितने भागों में बांटा गया है? तो मध्य प्रदेश को टोटल 7 प्राकृतिक या नेचुरल
डिवीजन इसके किए गए हैं। और ये कौन कौन से हैं, तो ये हमें देखने को मिलते हैं मालवा के पठार में, मध्य भारत के पठार में, बुंदेलखंड के पठार में, बिंद कगारी प्रदेश जो कि रीवा पन्ना का पठार पे भी आता है। इसके अलावा नर्मदा सोन घाटी है, सतपुड़ा मेघल श्रेणी है और बघेलखंड का पठार है। तो इतने सारे क्षेत्रों में कहीं ना कहीं 7 प्राकृतिक विभागों में बांटा गया और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पटवारी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मध्य प्रदेश के कितने प्राकृतिक विभाग हैं, तो मध्य प्रदेश के टोटल 7 प्राकृतिक विभाग हैं और ये रही उनकी लिस्ट, आप लोगों को कंठस्थ कर लेनी है। कैमूर और भांडेन श्रेणी मूल रूप से विद्यमान है, तो कहाँ पर विद्यमान है, रीवा पन्ना के पठार में है, बुंदेलखंड के पठार में है, मालवा के पठार में है, मध्य भारत के पठार में देखने को मिलते हैं। तो कहाँ देखने को मिलते हैं ये कैमूर और भांडेन श्रेणी है, तो ये देखने को मिलती है कहीं ना कहीं रीवा पन्ना के पठार में हमें देखने को मिलती है। और ये कहाँ पर है, रीवा पन्ना का पठार कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में है और इस क्षेत्र में ही कैमूर और भांडेन श्रेणियाँ हमें देखने को मिलती हैं। चौरागढ़ और धूपगढ़ किस पर्वतमाला पर स्थित हैं, तो महादेव पर्वत पर, राजपीपला, मैकल या भांडेर, तो ये दोनों स्थित है महादेव पर्वत श्रेणी या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इसमें भी महादेव पर्वत है। तो महादेव पर्वत पर ये चौरागढ़ और धूपगढ़ नाम की 2 पर्वत श्रेणियां हैं, जो कि इनमें धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 1350 मीटर देखने को हमें मिलती है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजरली पहले सिर्फ ईयर पूछा जाता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं डेट भी पूछने लगे हैं। 2-4 बार मैं इस क्वेश्चन को देख चुका हूं कि अब इसमें डेट भी पूछी जाने लगी है। तो ये कौन से हैं, तो ये 20 अप्रैल को की गई थी, 29 दिसंबर को की गई थी, 29 अगस्त को की गई थी और 29 दिसंबर को की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना कहीं ना कहीं 29 दिसंबर 1953 में की गई थी राज्य पुनर्गठन आयोग की, और इसके अध्यक्ष कहीं ना कहीं फजल अली को बनाया गया था। प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया गया है, तो शहडोल को, रीवा को, होशंगाबाद को, इंदौर को। तो प्रदेश का 10वां संभाग बनाया गया था होशंगाबाद को, जिसे अब नर्मदापुरम भी कहा जाता है। विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, तो भोपाल थी, जबलपुर थी, ग्वालियर थी, रीवा थी। तो विंध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी देखने को मिलती है, तो ये राजधानी हमें देखने को मिलती है रीवा राजधानी देखने को मिलती थी, क्योंकि उस टाइम पर जैसे मध्य भारत हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, जिसको सेंट्रल इंडिया भी बोलते थे, इसके अलावा विंध्य प्रदेश हो जाता था, तो और भोपाल प्रदेश भी हुआ करता था। तो ऐसे बहुत सारे प्रदेश में विंध्य प्रदेश की राजधानी में कहीं ना कहीं रीवा देखने को मिलती थी। और 1956 में कहीं ना कहीं रीवा, मध्य भारत और मध्य प्रदेश को मिलाकर के एक नवीन राज्य मध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी। भोपाल और राजनांदगांव को पृथक जिला कब बनाया गया था, मैं आपको बता चुका हूँ 1972 को, लेकिन इसमें डेट भी पूछी गई है। तो कौन सी डेट थी ये, तो ये डेट थी हमारी कहीं ना कहीं 26 नवंबर 1972 को कहीं ना कहीं भोपाल और राजनांदगांव को पृथक करके 2 अलग अलग जिले बना दिए गए थे। छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ था के पूर्व मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, जब छत्तीसगढ़ का गठन के पूर्व मध्य प्रदेश में टोटल कितने जिले थे, तो मध्य प्रदेश में टोटल थे 61 जिले। अब देखिए, जब मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था, तो मध्य प्रदेश में टोटल थे 43 जिले। 1972 में 2 बनाए गए, फिर 16 जाकर के कहीं ना कहीं 1998 में बनाए गए। 1998 में फिर जाकर के 1998 में फिर 16 अलग जिले जो बनाए गए थे, जैसे सिंहदेव कमेटी की सिफारिश पर और दोवे कमेटी की सिफारिशों पर इनको 16 जिलों का नया निर्माण किया गया था। तो टोटल कहीं ना कहीं 1 नवंबर को तो हम बोल सकते हैं 31 अक्टूबर 2000 को कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में 61 जिले विद्यमान थे। भोपाल को राज्य निर्माण के समय किस प्रकार के वर्ग में बनाया गया था, भोपाल जो राज्य था, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश में उस टाइम पे 3 स्टेटें थीं, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और भोपाल राज्य, तो टोटल 4 हो गई। मध्य प्रदेश का राज्य निर्माण के समय किस प्रकार के वर्ग में रखा गया, तो पार्ट सी स्टेट में, पार्ट ए स्टेट में, पार्ट बी स्टेट में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे रखा गया था कहीं ना कहीं पार्ट सी में। भोपाल राज्य को पार्ट सी में रखा गया था, जबकि सेंट्रल इंडिया को कहीं ना कहीं पार्ट ए में और मध्य भारत को भी पार्ट ए में ही रखा गया था। लेकिन भोपाल काफ़ी अंडरडेवलप्ड था उस टाइम पे, तो इसे कहीं ना कहीं पार्ट सी में रख दिया गया था। किस मछली को राजकीय मछली घोषित किया गया है, तो डॉल्फिन को, रोहू को, महाशीर को या हेरिंग को। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय मछली है तो वो कौन सी है, तो ये देखने को हमें मिलती है महाशीर मछली हमें देखने को मिलती है, और ये होती है महाशीर कहीं ना कहीं, ये गोल्डन महाशीर मछली है, क्योंकि आप देख सकते हैं गोल्डन महाशीर ये कितनी क्यूट लग रही है। प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो कौन सा है, तो क्रिकेट है, हॉकी है, मलखंभ है या शतरंज है। तो कौन सा प्रदेश का जो राजकीय खेल है तो वो कौन सा है, तो हमें देखने को मिलता है मलखंभ प्रदेश का एक राजकीय खेल है। और ये होता है कहीं ना कहीं मलखंभ, यहाँ पे एक पोल लगा होता है जिस पर लड़के कहीं ना कहीं कलाकारियाँ दिखाते हैं, इसको मलखंभ बोला जाता है। पृथ्वी की सबसे पुरानी श्रृंखला मानी जाती है, तो विंध्याचल, सतपुड़ा, महादेव या अरावली। तो पृथ्वी की सबसे पुरानी जो श्रृंखला मानी जाती है वो मानी जाती है अरावली, और मध्य प्रदेश में भी अरावली का कुछ हिस्सा आता है, जो कि
आप लोगों को देखने को मिलेगा मंदसौर और नीमच में थोड़ा थोड़ा हिस्सा रतलाम के क्षेत्र से निकलता जाता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं अरावली पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद हो चुकी है। अब इसके बहुत छोटे छोटे अंश हमें देखने को मिलते हैं और अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे गुरु शिखर बोला जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर के आसपास देखी जाती है। तो और ये राजस्थान राज्य में ही स्थित है। तो सबसे ज़्यादा इसका विस्तार कहीं ना कहीं राजस्थान में हुआ है और ये कहीं ना कहीं गुजरात से लेकर के कहीं ना कहीं दिल्ली तक जाती है। प्रदेश में जो कोयला है वो किस समूह की चट्टानों में पाया जाता है? तो कुड़प्पा समूह की, विंध्यन समूह की, गोंडवाना समूह की या धारवाड़ समूह की? तो कौन से समूह में कहीं ना कहीं चट्टानों में कोयला पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गोंडवाना समूह में पाया जाता है। और जो मध्य प्रदेश मूल रूप से कहीं ना कहीं गोंडवालैंड का ही एक प्रमुख भाग है। निम्न में से किसमें जबीरा का गुंबद स्थित? तो कगार भूमि, बुंदेलखंड, मालवा का पठार या मध्य भारत का पठार? तो कहाँ पर है ये? तो ये है कगार भूमि। और कगार भूमि किसको कहा जाता है? कगार भूमि कहीं ना कहीं रीवा पन्ना के पठार को कहा जाता है। तो वहाँ पर ही जबीरे का गुंबद रीवा में देखने को हमें मिलता है। मध्य प्रदेश के मालवा के पठार को क्या कहा जाता है? तो गेहूं का भंडार, झीलों का क्षेत्र, मैंगनीज क्षेत्र या ये सभी के नाम से पुकारा जाता है। तो मालवा के पठार को कहीं ना कहीं गेहूं का भंडार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा होशंगाबाद जो जिला है वहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूं होता है और पूरे के पूरे मालवा में बहुत ज़बरदस्त प्रकार से गेहूँ का प्रोडक्शन किया जाता है और यहाँ का गेहूँ कहीं ना कहीं विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता रहा है। इसके अलावा मैंगनीज क्षेत्र कहीं ना कहीं बालाघाट है, झीलों का क्षेत्र भोपाल को कहा जाता है। तो ये थे आज के मध्य प्रदेश के बहुत सारे MCQs जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, उनमें हर MCQ अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार से सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करिए जिससे वीडियो की रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।